गुड इवनिंग। बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक आप सभी को स्वागत करता हूं और आज 16 सितंबर के न्यू करेंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो वैसे प्रश्नों को आपके लिए मैं लाया हूं। और आज क्या पहले भी आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो आप सभी पहले जो भी वीडियो गया है उसको देखते रहें या फिर अभी जो सीरीज चल रहा है उसको भी डेली देखें, क्योंकि जो भी परीक्षा में करंट पूछे उससे आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। और मैं वैसा ही प्रश्न लाता हूं, बनने के लिए तो बहुत सारे प्रश्न करंट बनते हैं, लेकिन वैसे प्रश्नों को हम इस चैनल पे लाते हैं जो आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ जाए। तो उस तरह का प्रश्न लाते हैं, तो आप सभी इसको जो है वो देखते रहें, इसको फॉलो करते रहें ताकि आपके परीक्षा अच्छा जाए। तो आप सभी को जो भी परीक्षा है उसमें करंट न छूटे वैसे प्रश्नों को मैं इस चैनल पे लाकर रखता हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो। तो आप सभी इसको देखते रहें और देखने के साथ आप सभी इस चैनल को शेयर करते रहें। जितना हो सके आप सभी इस क्लास को शेयर करें। और इसके साथ आइए आज के जो भी बिंदु है वो देखते हैं। आज का प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे करेंट्स हैं जो आपके परीक्षा में पूछना ही पूछना है, तो आप सभी इस पे ध्यान से सुने और देखें, ठीक है। तो आइए क्या कहता है आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है कि हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया। यानी कि हिंदी दिवस, कल ही हम लोग प्रश्न देखे थे कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कल ही हम लोग देखे थे। तो हिंदी दिवस के अवसर पर इस बार एक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, ध्यान रखिएगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट उड़ान, ध्यान रखिएगा। यानी कि प्रोजेक्ट उड़ान किस दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया? तो हिंदी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट उड़ान। इसको किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें क्या है कि उच्च शिक्षा में भाषा के बाधा समाप्त होगा। यानी कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया, इसके तहत कह रहा है कि उच्च शिक्षा में भाषा की बाध्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि जो भी उच्च शिक्षा में या टेक्निकल एजुकेशन में सभी एजुकेशन को इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, तो प्रोजेक्ट उड़ान के तहत है कि आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं या अन्य भारतीय भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपकी भाषा की बाध्यता समाप्त होगी। तो यही है प्रोजेक्ट उड़ान, जिसको आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे। आप सभी इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की पहली फास्ट टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू किया है। यानी कि फास्ट ट्रैक के आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू किया है ये कह रहा है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा की शुरुआत किसने किया? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। और ये है आपका दिल्ली मेट्रो पे शुरू हुआ है, दिल्ली मेट्रो पे। और ये खासकर दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे ये शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा किया गया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलएस टीवी और आरएस टीवी, यानी कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया, विलय किया गया और इसे एक संसद टीवी के नाम दिया गया, संसद टीवी, ध्यान रखेंगे।
यानी कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके क्या नाम दिया गया, तो संसद टीवी नाम दिया गया। और इसको 15 सितंबर को ही 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। और संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा को मर्ज करके बनाया गया है। और कह रहा है कि इसके समिति है एक सूर्य प्रकाश समिति, सूर्य प्रकाश समिति, ध्यान रखिएगा सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पे, सूर्य प्रकाश समिति ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि संसद टीवी किस समिति के सिफारिश पर लाया गया, तो सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर लाया गया है। और ये संसद टीवी, एलएस टीवी और आरएस टीवी को मर्ज करके बनाया गया सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर। बहुत महत्वपूर्ण ये समिति है, ध्यान रखेंगे। और ये फर्स्ट सीईओ यानी कि फर्स्ट सीईओ इसके कौन होंगे, संसद टीवी के फर्स्ट सीईओ कौन होंगे, तो रवि कपूर, ध्यान रखेंगे रवि कपूर आपका फर्स्ट सीईओ होंगे। किसका, तो संसद टीवी का। तो ध्यान रखिएगा संसद टीवी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके बनाया गया। किस समिति के सिफारिश पर, तो सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर बनाया गया है ये। और इसके फर्स्ट सीईओ कौन होंगे, तो रवि कपूर। आप ध्यान रखेंगे लोकसभा और राज्यसभा टीवी संसद टीवी के रूप में जाना जाएगा, मर्ज करके संसद टीवी बन गया। ध्यान रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा, संसद की 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के सदन 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 4 नंबर कि अगस्त माह के लिए आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना। यानी कि अब जनवरी माह से देख रहे हैं, जनवरी माह से हर मंथ का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना जाता है। तो इस तरह से अगस्त माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किससे चुना गया है, जबकि हम लोग देखे थे कि पहला सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जनवरी माह का चुना गया था ऋषभ पंत को। अब अगस्त का किसे चुना गया, इससे पहले हम अगस्त माह में जनवरी से लेकर जुलाई तक के करवा दिए थे और यहाँ अगस्त के करवाएंगे। आप जो है वो पीछे वाला वीडियो अगस्त वाला वीडियो देखे, उसमें हम टोटल आपका जनवरी से लेकर जुलाई तक के करवाए हैं और इसमें हम अगस्त को बताते हैं। तो इसलिए आपको ये जानना है तो पीछे वाला भी वीडियो देखना जरूरी है। जब भी समय मिले आप पीछे के 1-2 वीडियो देख ले, उसके बाद इसको देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से अगस्त माह के लिए आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। पुरुष वर्ग में अगर देखा जाए तो जो रूट को चुना गया, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो रूट, जिन्हें पुरुष वर्ग में अगस्त माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। जबकि महिला वर्ग से देखा जाए तो एमियन रिचर्डसन को चुना गया, जो आइसलैंड की खिलाड़ी हैं, आइसलैंड की खिलाड़ी हैं एमियन रिचर्डसन। तो इस तरह से अगस्त माह में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में आपका देख लिए जो रूट और एमियन रिचर्डसन को चुना गया है। अगर हम देखें यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आईसीसी या क्रिकेट से है, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। ध्यान रखिएगा बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। और जबकि इसके अध्यक्ष अभी ग्रेग बर्कले हैं, ग्रेग बर्कले इसके अभी अध्यक्ष हैं आईसीसी का, ध्यान रखिएगा। जबकि बीसीसीआई यानी कि भारत क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय एवं अध्यक्ष, तो इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है, स्टेडियम मुंबई में है, मुंबई। और इसके अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, काफी चर्चा में रहते हैं, सौरव गांगुली। ध्यान रखिएगा सौरव गांगुली थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, हम बोल दिए हैं समझ लीजिएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली है।
अगर हम देखें एक एशियन क्रिकेट परिसर होता है, तो एशियन क्रिकेट परिसर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कोलंबो है, ध्यान रखिएगा। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। श्रीलंका में कोलंबो। कल ही श्रीलंका से देखे थे कि वहां के तेज गेंदबाज अभी जो है वो संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। आपको पता होगा कौन सबसे तेज गेंदबाज जो मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में खेलते थे, तो मलिंगा। तो इस तरह से एशियन क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कोलंबो है और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? तो जय शाह। जय शाह इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कोलंबो, इसके अध्यक्ष जय शाह। बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 3 प्रश्न और है कि दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी इस बार किसे चुना गया है? तो राशिद खान को, ध्यान रखिएगा। राशिद खान को टी20 दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी राशिद खान को चुना गया। जबकि दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, ये तो आपको पता होगा, विराट कोहली। विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर चुना गया दशक का। जबकि टेस्ट के खिलाड़ी चुना गया है स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ, ध्यान रखेंगे, स्टीव स्मिथ को आपको टेस्ट यानी कि दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी चुना गया। तो इस तरह से ये था आपका क्रिकेट से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसको आप लोग देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में क्रिकेट से पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस बार का 2021 का इसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है, यानी कि 2021 का ओजोन दिवस का थीम क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारा भोजन और टीकों को ठंडा रखना है, ध्यान रखिएगा। और इस थीम को 197 देशों ने अपनाया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। वहीं पर प्रोटोकॉल ये वार्ता हुआ था कब? तो 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और इसी में ओजोन परत संरक्षण पे चर्चा हुई थी। जबकि पहली बार ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। 1995 में ओजोन दिवस मनाया गया, जबकि वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। आप जानते हैं कि ओजोन मंडल जो होता है वो समताप मंडल का भाग है। टोटल वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल। और जो है वो इस तरह से देखिएगा कि सबसे नीचे क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट ट्रोपोस्फीयर होता है और सबसे बाहर यानी कि अंतरिक्ष में आपका कौन होता है? तो एक्सोस्फीयर होता है। तो इस तरह से देखिए कि ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है, यानी कि समताप मंडल आता है। और समताप मंडल में ही 50 से 80 किलोमीटर का जो भाग होता है वो ओजोन परत होता है। और वो परत आपका जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर वहीं से जो है वो रिटर्न कर देती है। तो इस तरह से परावैंगनी किरणें को, सूर्य के परावैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकती है आपका ये ओजोन परत, जिससे अगर ये परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती तो बहुत सारी बीमारियां होता, मोतियाबिंद जैसे, त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां काफी बढ़ जाती। लेकिन समय समय पर देख रहे हैं कि जलवायु से छेड़छाड़ के वजह से ओजोन परत में भी छिद्र दिखाई देने लगा, जिससे देख रहे हैं कि जब पृथ्वी पर कितनी जलवायु परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर वर्ष लोगों को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल का हिस्सा है? तो समताप मंडल का हिस्सा है, स्ट्रेटोस्फीयर का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये ओजोन परत से संबंधित
बिंदु थे। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो टाइम पत्रिका 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में 3 भारतीय शामिल है। हर वर्ष टाइम पत्रिका प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करती है, जिसमें देखा जाता है कि विश्व के कितने लोग जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो इसमें देखा गया है कि 3 भारतीय को शामिल किया गया है। 3 भारतीय कौन कौन हैं? तो हमारे फर्स्ट पे प्रधानमंत्री मोदी हैं, सेकेंड ममता बनर्जी जो बंगाल के सीएम हैं, और तीसरा में अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। तो 3 भारतीय को टाइम पत्रिका सूची में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी को 3 ताकतवर भारतीय नेताओं में शामिल किया गया है। इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि 3 ताकतवर नेताओं में शामिल किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, और इस तरह से इन्हें प्रभावशाली लोगों की सूची में डाला गया है। जबकि ममता बनर्जी यह किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बल्कि खुद एक पार्टी है, यानी कि आपका टाइम मैगजीन में इनको कहा गया है ममता बनर्जी को कि ये किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बल्कि स्वयं पार्टी है, इनसे ही पार्टी बना है। तो इतना प्रभाव है ममता बनर्जी का बंगाल में टीएमसी पे। तो इस तरह से एक ताकतवर नेता के रूप में जाना जाता है, जो किसी से जो है वो न कि डर कर शासन करना है, एकदम जो है वो कड़े रूप से शासन करना, और देखे कि जो है कितना प्रभावशाली रही। या बंगाल चुनाव में भी आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि 16 अगस्त को खेला होवे दिवस भी मनाए जो फुटबॉल से संबंधित है। तो एक ताकतवर नेता के रूप में उभरी, और ये इनके बारे में कहा गया टाइमलाइन में, इससे लिखा गया कि किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बल्कि खुद एक पार्टी है ममता बनर्जी। ठीक है। अगर तीसरा देखा जाए तो अदार पूनावाला को रखा गया है इसमें, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के, और ये दुनिया के सबसे बड़े टीका निर्माता के रूप में उभरे। तो इन्हें भी शामिल किया गया कि दुनिया को जो है वो वैक्सीन देने, सबसे अधिक मात्रा में वैक्सीन देने वाले जो है इनका कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट है। तो इसमें टीका निर्माता को कोविड के समय जो है इन्हें बहुत सारे विषयों को मदद किया, बहुत लोगों को बचाया, और अभी भी इनसे कहा गया है कि अभी कोरोना से आप पूरे विश्व को बचा सकते हैं। तो इस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला को भी इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 3 भारतीयों को टाइम पत्रिका में जगह मिला। जबकि काफी महत्वपूर्ण ये है कि शांत एवं गुप्त व्यक्ति के रूप में तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को भी शामिल किया गया इसमें। तो तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को शामिल किया गया, जो कि गुप्त व्यक्ति के रूप में ये इन्हें शामिल किया गया, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा कि तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को भी शामिल किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति आपका जो बाइडेन साहब भी इसमें है, वहां के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी है। इसके अलावा देखा जाए तो अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी शामिल किया गया, जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से विश्व के प्रभावशाली लोगों की सूची में इतने लोगों को शामिल किया गया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 भारतीय को शामिल किया गया। किसको? तो प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला को शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण कि मंदिर भूमि के अतिक्रमण को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया। अगर यह प्रश्न पूछेगा, पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश देगा तो आप लोग धरले मार दीजिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। लेकिन इसका उत्तर प्रदेश आंसर नहीं होगा। यह मंदिर भूमि के अतिक्रमण पर एक संज्ञेय अपराध घोषित किया है कौन? तो तमिलनाडु के द्वारा घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के द्वारा ये घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2030 तक भारत के कुल यातायात वाहनों में 2030 तक भारत के कुल यातायात वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि कुल वाहनों में जो है वो कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को रखने के जो है वो शामिल करने का योजना बनाया है भारत सरकार 2030 तक। तो ये 2030 तक ध्यान रखिएगा कि 30%।
30% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? तो 2030 तक। क्या? तो इलेक्ट्रिक वाहनों को। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के अनुसार देश के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने में प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि जुलाई महीने में प्रतिशत वृद्धि कितना दर्ज की गई औद्योगिक उत्पादन में? तो 11.5%। ध्यान रखिएगा, 11.5% औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने में वृद्धि दर्ज किया गया है। किसके अनुसार? तो एनएसओ के अनुसार। पहले एनएसओ नहीं था, पहले एनएसएसओ था और सीएसओ था, लेकिन ये दोनों को विलय करके एनएसओ बनाया गया, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से पहले एनएसएसओ था और सीएसओ था, लेकिन अब ये दोनों को विलय करके सिर्फ एनएसओ बना दिया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया भानुमति धिवला को। ये गुजरात के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो भानुमति धिवला, ये गुजराती, ये नर्स हैं, वहां के एक हॉस्पिटल की ये नर्स हैं और ये नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। इनको इसलिए दिया गया कि कोविड-19 के समय एक गर्भवती महिला जो कि कोविड से पीड़ित थी और उसको जो है वो उसमें जो है डिलीवरी करवाने में काफी महत्वपूर्ण जो है वो हेल्प की, इसलिए इन्हें जो है, और वो मतलब कि जो है एक अच्छा से डिलीवरी हुआ, इसलिए भानुमति धिवला को उसमें महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इन्हें भानुमति धिवला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, जो कि वहां गुजरात के एक हॉस्पिटल की नर्स है भानुमति धिवला, और इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इसलिए काफी महत्वपूर्ण है कि उस कोविड पीड़ित महिला में जो है वो आपका गर्भवती थी और उसको जो है वो समझिए कि गर्भपात में जो है काफी मदद की और इस तरह से उसका जो है वो बच्चा हुआ, तो जो है वो काफी महत्वपूर्ण बन जाता है कि कोविड पीड़ित से जो है इतना महत्वपूर्ण सफलता हासिल करना, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। अगला देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। चंथू क्या है? चंथू एक सुपर टाइफून है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चंथू सुपर टाइफून, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और ये फिलीपींस और ताइवान में आया है। फिलीपींस और ताइवान चंथू जो कि सुपर टाइफून है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको हमने यहाँ पे रखा। आप सभी इसको देखें, सुने और जो है वो इसे अपना बनाए। इसके अलावा जो भी पीछे वीडियो गया वो भी देखें, ये भी सुनते रहें और अपना एक नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आने वाला जो भी 1 साल तक की परीक्षा है उसमें आपका ये सारी वीडियो से आपको प्रश्न पूछना ही पूछना है। इसलिए आप सभी इसको देखते रहें और देखने के साथ साथ आप सभी इसको शेयर करते रहें, जितना हो शेयर करें, और बाकी जो भी स्टैटिक जीके से लेकर जो भी क्लास की वीडियो गया आप सभी को समय मिले उतना देखते रहें। जब भी समय मिले फालतू का वेस्ट करने से अच्छा है कि आप वीडियो देखें, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, लेकिन प्लीज आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।